वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था या नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आपका प्रिय पाठ तृतीय थर्ड है राजनीति विज्ञान का जो पेपर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसमें आपके टॉपिक दिया गया है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था या नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। क्या है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, इसके बारे में सवाल आपको किस प्रकार से पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो इसके बारे में आज अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वाला पेपर है उसके सिलेबस में आपके दिया हुआ है। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो मैंने आपको सभी पेपरों जो सिलेबस लिखाए हैं उन सिलेबस के बिंदु उनके टॉपिक आपको याद होने चाहिए, तो उससे आसानी रहेगी आपको परीक्षा में उत्तर देने में, लिखने में, समझने में कि ये टॉपिक अपने चलता है या नहीं चलता है एग्जाम के तहत, तो उसको पढ़ने में भी आसानी रहेगी। याद रहता है मस्तिष्क में कि ये टॉपिक अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे नोटबुक वगैरह आप लेके आते हैं तो उसमें बहुत से टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस के अलावा भी, तो आपको सिर्फ जो सिलेबस में बिंदु है उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो आपके सिलेबस में दिया है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। तो क्या तात्पर्य, यानी कि इससे तात्पर्य है कि जो नए स्वतंत्र हुए राष्ट्र हैं या नवोदित राष्ट्र विकासशील राष्ट्र हैं उनकी अर्थव्यवस्था की मांग किस प्रकार से रखी जाए या उनका व्यापार ढांचागत जो सुविधाएं उनको इस प्रकार से सेटलमेंट उनका किया जाए कि वो धीरे धीरे विकास करते हुए विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ सके। तो उनके जो व्यापार या आर्थिक दृष्टि से उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान भी किया जाए। तो विभिन्न प्रकार के जो वैश्विक स्तर पर सम्मेलन हुए उन सम्मेलनों में ये देश समय समय पर अपनी मांग उठाते ही रहते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी सुविधाएं आसान पूर्वक हो सके, यानी कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा से अभिप्राय है नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की उत्कंठा कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर न रहे, यानी कि जो पूंजीवादी देश हैं विकसित राष्ट्र हैं उनकी इच्छा पर हमारा विकास निर्भर नहीं रहे। बहुराष्ट्रीय निगम उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उपनिवेश न माने, यानी कि जो विकसित राष्ट्र हैं या जो अत्यधिक विकासशील जो राष्ट्र हैं वो जो नए स्वतंत्र हुए राष्ट्र हैं उनसे कच्चा माल की आपूर्ति करते हैं, यानी कि अपने स्वार्थों के लिए उन देशों का शोषण करते रहते हैं और उन्हीं देशों से वो कच्चा माल प्राप्त करते हैं। विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का समादर, हस्तक्षेप तथा कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्णाधिकार आदि सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। तो ये सिद्धांत विकासशील राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल हैं क्योंकि विश्व के आधे से भी अधिक कच्चे माल पर उनका क्षेत्राधिकार है। औचित्यपूर्ण आर्थिक स्वाधीनता की स्थापना के लिए तीसरी दुनिया के राष्ट्रों ने नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की मांग की, यानी कि जो अपन पहले पढ़ चुके हैं तृतीय विश्व के देश या विकासशील राष्ट्र उन्होंने अपने कार्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक व्यवस्था में सुधार के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग रखी है। विकासशील देशों को नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की काफी आशाएं हैं क्योंकि निवर्तमान विश्व आर्थिक व्यवस्था का पुनर्निर्धारण उनके हितों के अनुकूल होने की संभावना है। वो ये मानते हैं कि जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा वो हमारे हितों के अनुकूल होगा। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जो सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं वो यहाँ मैं बोल के आपको बताता हूँ। पहला जो सिद्धांत है वो है खनिज पदार्थों और समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर किसी राष्ट्र की संप्रभुता की स्थापना करना, यानी कि जो उनके खनिज संसाधन है उनके आर्थिक क्रियाकलाप है तो उन देशों की संप्रभुता स्थापित होना। खनिज पदार्थों और समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर किसी राष्ट्र की संप्रभुता की स्थापना करना। दूसरा है कच्चे माल की कीमत को बढ़ाने घटाने की प्रवृत्ति का निरोध तथा कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में ज्यादा अंतर न होना। अगर तैयार माल में और कच्चे माल की कीमतों में ज्यादा अंतर होता है तो जो विकासशील राष्ट्र है या अल्प विकसित राष्ट्र हैं तो विकासशील जो विकसित कंट्रीज हैं उन देशों का शोषण करते हैं आर्थिक रूप से, उनको जो माल की कीमत है वो सही अर्थों में नहीं मिल पाती। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ये देश मांग करते हैं कि कीमतों में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तीसरा जो सिद्धांत है विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार।
नंबर 4 है विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामान्यीकरण, यानी कि मुद्रा का जो अंतर है वो सामान्य होना चाहिए, अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला या अंतर वाला नहीं होना चाहिए। 5वां विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना, यानी कि विकासशील देशों द्वारा जो उत्पादित माल होता है तो औद्योगिक माल उसके निर्यात को जो है प्रोत्साहन देना। नंबर 6 है विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों के मध्य तकनीकी उत्थान की खाई को बांटना, यानी कि विकसित और विकासशील देशों के मध्य जो तकनीकी ज्ञान है उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, यानी विकसित देश जो है वो विकासशील देशों को अपनी तकनीकी का हस्तांतरण करें। नंबर 7 है विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना, यानी कि विकासशील जो कंट्रियां हैं तो उनको विकसित जो देश हैं उनको बहुत अधिक मात्रा में ऋण देकर या ऋणों का भार उन पर चढ़ा देते हैं, उसके बदले उनका जो कच्चे माल है आर्थिक क्रियाकलाप है तो उनका वो विकसित कंट्रीज हैं जो भरपूर फायदा उठाते हैं। तो विकासशील राष्ट्र चाहते हैं कि ये जो ऋणों का भार है उसको कम किया जाना चाहिए। नंबर 8 है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण लगाना चाहिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के जो सिद्धांत है वो विकासशील देश जो है इन पर अपना कार्य करना चाहते हैं और अपने हितों के अनुकूल वो आर्थिक नीतियां बनाना चाहते हैं। उपयुक्त सभी मांगे विश्वव्यापी हैं और विकासशील तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के हितों के अनुकूल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मई 1974 में अपने विशेष अधिवेशन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हेतु पारित घोषणा एवं कार्यक्रम में वर्तमान प्रचलित आर्थिक व्यवस्था का एक नया ढांचा प्रस्तुत किया। नवीन आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की मांग साम्राज्य विरोधी ऐसी मांग है जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश राष्ट्र सहमत हैं। समाजवादी खेमे के राष्ट्रों ने इन मांगों का समर्थन किया है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1934 में जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग है उसका जो है घोषणा एवं कार्यक्रम या एजेंडा प्रस्तुत किया गया। तो 1973 में अल्जीरिया सम्मेलन हुआ और 1900 सम्मेलन के दौरान मांग उठाई गई और 1974 में जो है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग का जो समर्थन किया गया या उसका जो है कार्यनीति पर बल दिया गया। तो आपको जैसे मान लीजिए परीक्षा में पूछा जाता है तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग 1974 ही आपको उसमें लिखना है, ठीक है। तो विकासशील राष्ट्रों के हितों के लिए नीतियां अनुकूल है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी मई 1974 में अपने विशेष अधिवेशन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हेतु पारित घोषणा एवं कार्यक्रम में वर्तमान प्रचलित आर्थिक व्यवस्था का नया ढांचा प्रस्तुत किया है। तो ये तो हो गया इसका सामान्य परिचय सिद्धांत की नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो ये आपको परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब राष्ट्रों के मध्य जो आपसी व्यापार होता है, व्यापार का विस्तार करने में किन समस्याओं का समाधान या किन समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है, तो वो समस्याएं कौन कौन सी वो यहाँ मैं नोटिस बोर्ड पे आपको लिखता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था व्यापार में कौन कौन सी समस्याएं हैं। हाँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं विकासशील राष्ट्रों की विदेशी व्यापार जो संबंधी समस्याएं हैं वो कौन कौन सी है, यानी कि जो विकासशील राष्ट्र हैं या अल्पविकसित राष्ट्र हैं उनको व्यापार में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो समस्याएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मैंने लिखी है कि निर्यात संवर्धन संबंधी समस्याएं, कि निर्यात के तहत उनको आने वाली समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि आय के अनुरूप निर्यातों में वृद्धि नहीं होती, चक्रीय परिवर्तन का उनको सामना करना पड़ता है, औद्योगिक उत्पादन के प्रकारों में परिवर्तन का सामना करना पड़ता है, विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा उनको करनी पड़ती है। दूसरी जो समस्या है वो यातायात संबंधी समस्या है, नंबर 3 है व्यापार की शर्तों का कठोर होना। तो ये समस्याएं हैं उनको हर बार उनको सामना करना पड़ता है। तो निर्यात संवर्धन संबंधी समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं वो अपन यहाँ देखते हैं कि विकासशील देशों में निर्यात संवर्धन को अधिक से अधिक महत्व दिया जा रहा है जिससे घरेलू विनियोग की मात्रा में वृद्धि की जा सके, परंतु इन राष्ट्रों में कुल निर्यात का आय का बहुत बड़ा भाग ही पूंजी निर्माण के लिए उपलब्ध होता है, क्योंकि चालू निर्यात से प्राप्त आय का बड़ा भाग आयात एवं विदेशी ऋणों के मूलधन एवं ब्याज के भुगतान में भी उपयोग हो जाता है, यानी कि अधिकतर जो है उनको ब्याज का सामना ही करना पड़ता है, ऋण और ब्याज का भुगतान ही कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में इन देशों के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि करना बहुत आवश्यक हो जाता है ताकि पूंजी निर्माण में वृद्धि की जा सके, परंतु निर्यात में इन राष्ट्रों के समक्ष बहुत ही समस्याएं आती हैं जो कि
निम्न प्रकार से वो मैंने लिखे हैं कि आय के अनुरूप निर्यात में वृद्धि नहीं। ठीक है, तो जो आय होती है उसके अनुसार जो निर्यात में उनमें जो देशों में जो निर्यात है उनमें वृद्धि नहीं की जा सकती। विकासशील देशों की आय में वृद्धि होने के साथ साथ मशीनें, प्लांट, पूंजीगत सामानों एवं विलासिता की वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है। ठीक है, जबकि विकसित राष्ट्रों में खाद्यान्न कच्चे मालों का ही आयात किया जाता है, परंतु विकसित राष्ट्रों में आय की वृद्धि के साथ साथ खाद्य पदार्थों एवं कच्चे माल की आय में वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं होती। इस प्रकार विश्व के व्यापार वातावरण में विकासशील देशों के आयात में तीव्र गति से वृद्धि होती है, परंतु निर्यात में उसके अनुरूप वृद्धि नहीं हो पाती। कहने का तात्पर्य है कि निर्यात से ज्यादा उनको आयात करना पड़ता है, इसलिए उनके जो व्यापार में है वो वृद्धि नहीं हो पाती, आर्थिक दृष्टिकोण से वृद्धि नहीं हो पाती, और जो निर्यात है वो उसके अनुरूप नहीं बढ़ती, यानी कि निर्यात में वृद्धि नहीं होती और आयात में लगातार वृद्धि होती है। दूसरी जो समस्याएं हैं वो है चक्रीय परिवर्तन, यानी कि विकासशील राष्ट्रों का विदेशी व्यापार चक्रीय परिवर्तनों से प्रभावित रहता है, जबकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जिनमें इंडस्ट्रीज ज्यादा है, विकसित जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मुख्य कारण यह है कि विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था निर्यात पर ही अधिक केंद्रित रहती है, यानी कि विकसित जो कंट्रियां हैं वो निर्यात पर अपना ध्यान देती हैं, जबकि निर्यात उसके अनुरूप हो नहीं पाता, और उनकी कुल राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग निर्यात से ही प्राप्त होता है। साथ ही विकासशील राष्ट्रों के निर्यातों का केंद्रीकरण कुछ ही विकसित राष्ट्रों में होता है, यानी कि कुछ ही विकसित राष्ट्रों में होता है, और इन देशों के निर्यातों की प्रवृत्ति ऐसी है कि इनके निर्यात में सम्मिलित होने वाली वस्तुओं की संख्या बहुत कम और निश्चित होती है, यानी कि जो निर्यात की जाने वाली वस्तु है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है। उदाहरण के लिए जैसे अपन बात करते हैं कि ईरान अपनी कुल विदेशी मुद्रा के उपार्जन का 90% तेल के निर्यात से, कुवैत भी लगभग 90% जो है निर्यात यानी कि तेल के निर्यात से, मिस्र में 90% रुई के निर्यात से प्राप्त करता है, यानी कि एक ही वस्तु का वो अधिक उत्पादन करते हैं। इसी प्रकार मलय अपने कुल विदेशी मुद्रा का 75% 75% जो है रबड़ के निर्यात से प्राप्त करता है। इन परिस्थितियों में विकासशील राष्ट्रों का निर्यात प्राप्त करने वाले देशों में इनकी वस्तुओं की मांग में जब कमी आती है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव विकासशील राष्ट्रों पर पड़ता है, यानी कि चक्रीय परिवर्तन है उनका हमको सामना करना पड़ता है, एक ही वस्तु का वो निर्यात ज्यादा करते हैं। अगले बिंदु की बात करते हैं कि औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में परिवर्तन, यानी कि इंडस्ट्री जो उत्पादन निर्यात होता है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में परिवर्तन किस प्रकार से है कि विकसित और विकासशील राष्ट्रों में जो औद्योगिक उत्पादन में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण भी विकासशील देशों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विकसित राष्ट्रों में प्राथमिक कच्चे माल की आवश्यकता कम होती जा रही है, क्योंकि वहां उपभोक्ता उद्योगों के स्थान पर इंजीनियरिंग और रसायन जैसे बाहरी उद्योगों को महत्व दिया जा रहा है, जबकि विकासोन्मुख देशों में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिए जाने के कारण प्रत्येक उद्योगों का विस्तार हुआ है। ये उद्योग कच्चे मालों का उपयोग करने में लगे हुए हैं जो निर्यात के लिए उपलब्ध होते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि विकासोन्मुख देशों के पास निर्यात में मांगी जाने वाली वस्तुओं की पर्याप्त पूर्ति नहीं है और अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करना कठिन हो गया है। किन देशों के लिए? विकासशील देशों के लिए विदेशी मुद्रा जो है प्राप्त करना कठिन हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप आवश्यक आयात को भी कम करना पड़ता है, जो विकास की गति को अवरुद्ध कर देता है। तो इस प्रकार जो है औद्योगिक देशों द्वारा अपनी उत्पादन नीति में परिवर्तन से भी विकासशील राष्ट्रों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक बिंदु है कि विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा, यानी कि विकसित देशों से है विकासशील राष्ट्रों को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है हर क्षेत्र में हर वस्तु को बेचने के लिए। विकासोन्मुख देशों में कच्चे माल व प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात में कमी हो जाने पर अन्य वस्तुओं जैसे हल्की इंजीनियरिंग वस्तुओं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं आदि के निर्यात को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं, परंतु आरंभिक अवस्था में विकासशील देश अधिक निर्यात नहीं कर पाते, क्योंकि इन राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। क्योंकि अर्धविकसित राष्ट्रों द्वारा बनाई गई वस्तुएं अपेक्षाकृत निकृष्ट किस्म की व महंगी होती हैं, ठीक है, इसलिए ये राष्ट्र विकसित राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते। इस तरह को कम्युनिज्म का मार्केट हो जाता है और अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए काफी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। फिर नंबर 2
2 की बात करते हैं कि यातायात संबंधी समस्या। यातायात संबंधी समस्या में कैसा है कि एक विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था जो औद्योगिकरण करने के लिए प्रयत्नशील है, बड़ी मात्रा में आयात की आवश्यकता उसको होती है। मोटे रूप से निम्नलिखित वस्तुओं की आयात की आवश्यकता है, जैसे पूंजीगत वस्तुएं, जैसे मशीनरी तथा अन्य साज सामान, औद्योगिक कच्चा माल, तकनीकी ज्ञान। इन देशों में पूंजी का भी अभाव रहता है, इसलिए इन्हें विदेश से ऋण लेने पड़ते हैं। विकास के आरंभिक वर्षों में आयात में तीव्र गति से वृद्धि होती है, जिनका भुगतान देश में उपलब्ध साधनों से करना संभव नहीं होता। अतः इन आयातों के भुगतान की अधिकाधिक आवश्यक पूर्ति के लिए निर्यात बढ़ाना आवश्यक होता है, अन्यथा भुगतान की कठिन समस्या उत्पन्न हो जाएगी और विकास के मार्ग में बाधा उपस्थित होने लगती है। तो इस प्रकार जो है आयात भी करने पड़ते हैं, निर्यात उस मात्रा में होता नहीं है, तो उन चीजों के लिए साधनों की भी आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए भारी जो भरकम खर्च है इन देशों को करना पड़ता है। फिर है अगला कि व्यापार की शर्तें। व्यापार की शर्तों में भी इनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे किसी देश के निर्यात से प्राप्त होने वाली आय केवल निर्यात की मात्रा पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसके मूल्य पर निर्भर रहती है। इस प्रकार विदेशी व्यापार से लाभ की गणना करने में व्यापार की शर्तों का अधिक महत्व होता है। व्यापार की शर्तें उस दर से संबंधित है जिस पर किसी देश के निर्यात और आयात का विनिमय होता है। व्यापार की शर्तों के अनुकूल होने पर निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा मिलती है और आयात के बदले में कम विदेशी विनिमय का भुगतान करना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप देश को विदेशी व्यापार से काफी लाभ, आर्थिक विकास हेतु प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत जब व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होती हैं तो आयात की तुलना में निर्यात की मात्रा अधिक होने पर भी लाभ की मात्रा नगण्य होती है। यानी कि वो शर्तें डिपेंड करती है कि अगर आपके अनुकूल हैं तो आपको लाभ होता है और आपके प्रतिकूल हैं तो आपको व्यापार से हानि उठानी पड़ती है। तो व्यापार की शर्तें भी काफी डिपेंड करती हैं। तो जो इस प्रकार से है विकासशील राष्ट्रों के विदेशी व्यापार संबंधी समस्याएं भी आप परीक्षा में लिखने की जरूरत पड़ सकती है। आप इनको नोट में नोट कर लें कि निर्यात संवर्धन संबंधी समस्या में कौन कौन सी आय के अनुरूप निर्यातों में वृद्धि नहीं, सक्रिय परिवर्तन, औद्योगिक उत्पादन के प्रकार के परिवर्तन, विकासशील देशों से प्रतिस्पर्धा। नंबर 2 है यातायात संबंधी समस्या और तीसरा है व्यापार की शर्तें। तो ये बिंदु आपको जो है परीक्षा में लिखने पड़ सकते हैं। अब जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग है उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है उसके बारे में भी अपन यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। या मैंने आपको बताया कि समय समय पर जो वैश्विक सम्मेलन होते रहे उनमें अल्प विकसित या विकासशील राष्ट्रों द्वारा जो है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग समय समय पर उठाती रही है। लेकिन अपन यहाँ 1973 के अल्जीरिया सम्मेलन की बात करते हैं कि सितंबर 1973 में अल्जीरिया सम्मेलन में चौथे गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में, यानी कि जो गुटनिरपेक्षता का जो चौथा शिखर सम्मेलन हुआ अल्जीरिया में, उसमें ये मांग उठाई गई कि गुटनिरपेक्ष देशों ने धनी देशों की शोषक प्रवृत्ति का पर्दाफाश करते हुए प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा स्थापित असमानताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। गुटनिरपेक्ष देशों का कहना था कि विकासशील देशों में विश्व की लगभग 75% जनसंख्या रहती है, पर वे देश विश्व की 30% आय पर ही अपना जो निर्वाह करते हैं। इस दशक के अंत में उन उन्नत देशों में औसत प्रति व्यक्ति आय 3600 अमेरिकी डॉलर होगी, लेकिन विकासशील देशों में औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग 265 अमेरिकी डॉलर रही। तो इस भयावह स्थिति से छुटकारा पाने के लिए और इसको देखते हुए सम्मेलन में शामिल नेताओं ने इसके उपचार के लिए तुरंत उपाय किए जाने की मांग की। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में अल्जीरिया गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में प्रस्ताव दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव से कहा जाए कि उच्च राजनीतिक स्तर पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, जिसमें केवल विकासशील समस्याओं पर ही विचार विमर्श किया जाए। यानी कि जो 1973 में गुटनिरपेक्षता का सम्मेलन हुआ अल्जीरिया में, उसने नेताओं ने इस नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की ओर मांग की और सम्मेलन में कहा गया कि इस बात के लिए जो महासचिव हैं यूएनओ के, उनसे बात की जाए और एक महासभा का अधिवेशन बुलाया जाए। अल्जीरिया आह्वान अनसुना नहीं रहा। असल में तो गुटनिरपेक्ष देशों की इसी पहल के क्रियान्वयन के रूप में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा का छठा विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें 1 मई 1974 को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा और कार्यवाही योजना के ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए गए। यानी कि ये जो गुटनिरपेक्षता का जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें बात कही गई और जो इस बात पर यूएनओ महासभा के द्वारा अमल भी किया गया।
और इसी के पहल के क्रियान्वयन के अनुसार ही संयुक्त राष्ट्र महासभा का छठा अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें 1 मई 1974 को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जो है प्रस्ताव पारित किया गया। अब जो है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए जो विचार विमर्श हुआ वो किस प्रकार से हुआ, इसमें अपन को दो बिंदु पढ़ने हैं कि एक तो है उत्तर दक्षिण संवाद और एक है दक्षिण दक्षिण सहयोग। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए दो प्रकार के संवाद या विचार विमर्श की शुरुआत हुई, एक तो उत्तर दक्षिण संवाद तथा दूसरा है दक्षिण दक्षिण संवाद। उत्तर दक्षिण संवाद से तात्पर्य है विकसित और विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए विचार विमर्श, और दक्षिण दक्षिण संवाद से अभिप्राय विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग और आत्मनिर्भरता की खोज के लिए विचार विमर्श। यानी कि ये दो संगठन इसके जैसे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अपन पढ़ते हैं तो उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण दक्षिण संवाद का भी अपन यहाँ पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। तो उत्तर जो है अमेरिकी देशों का प्रतीक है और जो दक्षिण है गरीब यानी विकासशील देश आते हैं, यानी कि उत्तर दक्षिण संवाद की अपन बात करते हैं। वो तो उत्तर जैसे अमीर देशों का प्रतीक है और दक्षिण यानी कि गरीब या विकासशील देश इसमें आते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की संयुक्त राष्ट्र घोषणा के बाद अमेरिका की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए दिसंबर 1975 में पेरिस में एक सम्मेलन आरंभ हुआ जो जून 1977 चला। इसे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन भी कहते हैं, जिसमें अमेरिका के नेतृत्व में 8 विकसित राष्ट्रों ने भाग लिया। ठीक है, इसमें 8 राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात करते हैं कि उत्तर दक्षिण संवाद है और दक्षिण दक्षिण संवाद, उन दोनों जो संगठन है उन्होंने विकासशील देशों के लिए जो है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की, यानी कि उत्तर दक्षिण संवाद और इस आधार पर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की, जैसे असफलता का कारण है कि विकसित देश विकासशील देशों के विकास हेतु अपनी अर्थव्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन या सुधार करने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि जो विकसित कंट्रियां हैं वो विकासशील देशों के लिए अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के समर्थक नहीं है। दूसरा बिंदु अपन देखते हैं दक्षिण दक्षिण सहयोग, यानी कि दक्षिण दक्षिण सहयोग के द्वारा भी जो है विकासशील देशों की तरफ ध्यान देने की कोशिश की गई, यानी कि निर्गुण जो सम्मेलन हुआ उसमें नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की गई। हरारे शिखर सम्मेलन में दक्षिण दक्षिण सहयोग की आवश्यकता स्पष्ट रूप से परिभाषित की प्रतिपादित की। 1964 में स्थापित ग्रुप 77 जिसकी संख्या आजकल 130 है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु प्रस्ताव पारित किया। तो हाल ही में जैसे दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात करते हैं, G15 ने त्वरित प्रयत्न किए। G15 तीसरी दुनिया की 15 विकासशील देशों की ग्रुप की स्थापना जो है 1989 में बेलग्रेड में बुंडेपेक्स शिखर सम्मेलन के समय की गई थी। तो इसमें भी जो है विकासशील देशों के लिए अपनी नई नीति में घोषणा की कि इनके लिए भी नई अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन जो इसकी दक्षिण दक्षिण सहयोग की भी अपन बात करें तो इसकी भी अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि इसने भी कोई विशेष पहल इसके द्वारा नहीं दिखाई गई, सिर्फ सम्मेलनों के द्वारा ही बात स्पष्ट की गई। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग की भी कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही। इसका मुख्य कारण यह है कि दक्षिण के विकासशील देशों में एकजुटता का अभाव पाया जाता है। पश्चिम देशों का कहना है कि विकासशील देशों से व्यापार और सहायता की नीतियां उदार बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाओं के पुनर्गठन की मांग करने से पहले ही अपनी आर्थिक राजनीतिक प्रणाली में सुधार एवं पुनर्गठन की चेष्टा करनी चाहिए, यानी कि जो दक्षिण दक्षिण सहयोग है उन देशों में एकजुटता नहीं दिखी विकासशील देशों के प्रति। तो आपको जैसे मान लीजिए परीक्षा में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संबंध में पूछा जाता है तो इसके आपको इसके सिद्धांत लिखने हैं और जो इसकी व्यापार संबंधी समस्याएं हैं वो आपको उसमें लिखने हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है विकासशील देशों के लिए की गई है। तो आपको जो छोटे क्वेश्चन है उनमें मैं एक दो बात आपको यहाँ बताता हूँ कि विकासशील देशों की आज प्रमुख मांग है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। अंकटाड का जो 1996 में सम्मेलन हुआ है मिडलैंड में हुआ है। गेट का जो स्थान है विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया है और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का छठा सम्मेलन है वो 1 मई 1974 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट माना गया, तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से। तो ये आपका एक बिंदु है सिलेबस का, उस पर अपन ने यहाँ चर्चा करी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकासशील देशों के द्वारा की मांग रखी गई है। इसके अलावा आप अपने नोटबुक से भी पढ़ते रहिए, तो जो सवाल है वो किसी प्रकार से आपसे विकासशील देशों के संदर्भ में पूछा जा सकता है। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए।
साथियों, धन्यवाद, थैंक यू।